नमस्कार। मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आजकल जो चर्चा का विषय है, जो हाईलाइट में चल रहा है, वो कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या कालाधन प्रोजेक्ट है? इसे हम कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भारत सरकार का क्या नजरिया था? ये सभी बिंदुओं पर आज मैं प्रकाश डालने वाला हूं। कालाधन प्रोजेक्ट को देखने से पूर्व हम तमाम चीजें देखेंगे कि भारत किन किन मुसीबतों से घिरा हुआ देश बन चुका है। कहा जाता है कि पड़ोसी अच्छे हों तो सब काम शुभ है। अगर पड़ोसी बुरे हों तो उनकी नियति गंदी हो जाती है। एक तरफ जिन्ना लैंड, एक तरफ चाउपी लैंड, एक तरफ जिन्ना की पूर्वी लैंड। मेरे कहने का आशय यह है कि बांग्लादेश, ये आप देख रहे होंगे, पूर्वी पाकिस्तान कभी हुआ करता था। भारत इधर जिन्ना लैंड में फंसा हुआ था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इनका आका चाइना बीजिंग वायरस का फाउंडर वो था। इन लोगों को के साथ में कितना भी अच्छा कर लो, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 ईस्वी में इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अपनी पहचान दी, जिसका नाम पड़ा था बांग्लादेश। इसमें मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी सेना के साथ भारत सरकार के अहम योगदान ने इसको एक अपनी आइडेंटिटी थी, अपना सब कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। इनको हर एक सुविधा से युक्त कराया। हम भूखे रहे, इन लोगों को भोजन दिया। लेकिन एक पुरानी कहावत इंडिया में प्रचलित है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये वही हुआ। एग्रेसिवनेस, धर्म, काफिर इत्यादि शब्द बोलकर इन लोगों ने वर्तमान में, वहां पर आप लोगों को समाचारों में मालूम पड़ रहा होगा कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ में। इस पर ना तो विश्व की सुप्रीम पावर अमेरिका कुछ बोल रही है,
ना अन्य देश कुछ बोल रहे हैं, सबके एक अपने हित से देखते हैं। किसी भी तरीके से भारत को बदनाम कर दो, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो। कुल मिलाकर सभी के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है, भारत 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 भारत। भारत कोई छोटी चीज सुनी है, उसको मसल दिया चींटी की तरह। भारत देवों की भूमि है। भारत वो भूमि है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। एक अजीब सी पहचान दी उन्होंने, हर एक वर्ग को उन्होंने साथ कर रखा, हर एक व्यक्ति को उन्होंने कहा था कि अमुक देश जो है वो भारत के पक्षधर नहीं है। तो भारत के संविधान को बनाने वाले हमारे परम श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की आज पूर्ति विश्व भर में बोल रही है, और ऑल वी आर यूनाइटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने स्टार्टिंग में लॉ मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरपर्सन भी रहे प्रोफाइल कमेटी के। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भारत के संविधान को कोई भी व्यक्ति जब तक भारत विश्व गुरु का स्वाधान करेगा तब तक भारत के संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और ना ही किसी को यह हक मिलेगा। और हमारा आइन, मुस्लिम भाषा में इसे आइन कहा जाता संविधान को, वो आज बखूबी चल रहा है। और हम आंतरिक रूप से हमारी पार्टियां चाहे कितनी भी लड़ लें झगड़ लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बाहर की बात आती है तो एक ही आवाज निकलती है, वी आर इंडियन, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ पर कोई जाति वाला की बात नहीं निकलती, हमारे यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं निकलती। लेकिन इन मुल्कों को, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, इनको कहाँ ले जाओगे? इनको भी सोचकर उन्होंने आइन में साफ साफ लिखा था कि ये अच्छे मुल्क नहीं है, इनकी कूटनीति, राजनीति, कुटिल नीति है इनकी। अब हुआ यह है कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में सिलीगुड़ी, जिसे कि चिकन नेक कहा जाता है, तो वो चाइना की नीयत वहां पर है। चाइना नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से, वो चाहता है कि सिलीगुड़ी जो टूट जाए, और जो 22 किलोमीटर का दरिया जिसके रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अंदर जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में हम डेवलपमेंट की लहर चलाने में लगे हुए हैं, वो 22 किलोमीटर का रास्ता टूट जाए। इसलिए चाइना ने हरकत की, डोकलाम की। डोकलाम एक ऐसा स्थान था भूटान में जहां पर ऊपर बैठकर चाइना चिकन नेक पर अपनी निगाहें, गंदी निगाहें रख सकता था। लेकिन हमारी फौज ने चाइना की फौज को सपनों को धूमिल करते हुए उस इलाके से चाइना की बदनीयती को कुचल दिया। फिर चाइना ने डोरे डालने शुरू की नेपाल पर। नेपाल में की सरकार भी चाइना के, क्योंकि वो तो पहले पैसा बांटता है, पैसा बांटने के बाद में अपनी कॉलोनी डेवलप करता है उस राज्य को, और अपनी सभी व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करके उसको गुलाम बना लेता है। चाइना का काम यही है। तो वो वहां पर उन्होंने उसको
खत्म करने की कोशिश की। नेपाल में उस जगह पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश की, उसको भी भारत ने कुचला। अब आप एक चीज देखिए कि पाकिस्तान को भी चाइना उकसा रहा है, अमेरिका ने भी उकसाया। बांग्लादेश को चाइना ने उकसाया, बांग्लादेश को अमेरिका ने भी उकसाया। ये चिटगांव दिख रहा है ना आपको, ये कॉक्स बाजार सबसे बड़ा बीच, यहां पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अराजकता यहां पर फैलवाई, पैसा दिया और पैसा देने के बाद में अराजकता फैलवाई, उसको एक नया रूप दिया कि कैसे भी करके यहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित करवाया। अब प्रश्न ये उठता कि बांग्लादेश के लोगों की समझ में क्यों नहीं आया और भारत सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? श्री मुजीबुर रहमान जी ने क्या नहीं किया बांग्लादेश के लिए? उनको भी उन्होंने कितनी हे दृष्टि से देखते हुए उनके सिर पर, आपने न्यूज में देखा होगा कि छैनी हथौड़ा तमाम चीजें मारी और उनकी प्रतिमा को लुढ़का दिया। ये कैसा कट्टरपंथ है? ये सब पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया जिन्ना लैंड का एक नया नमूना था। जिस आग में जिन्ना लैंड ने घी डालने का काम किया, उसी आग में आपका चाइना ने फूंक मारने का काम किया। जैसे चूल्हे में फूंक, आग तेज जलानी है तो फूंकने से फूंक मारते हैं ना, तो वो फूंक मारने का काम किया और फूंक के माध्यम से वहां पर धन का प्रवाह किया और गड़बड़ कर डाली पूरी की पूरी। भारत सरकार को मालूम था कि चिकन नेक पे ऐसा होगा और किसी भी देश पर हम पूरे एक निर्भर नहीं रह सकते, तो हमने यहां पर रेल प्रोजेक्ट भी चलाया। लेकिन हमें मालूम था कि कुत्ते के मुंह में जब पंजीरी चली जाती है तो वो फूफा फूफा कहना शुरू कर देता है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक प्रोजेक्ट लगाया तो, लेकिन 100% अपनी डिपेंडेंसी नहीं की वहां पर। इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट चलाया। हमारा उद्देश्य है हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे मैत्रीपूर्ण, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की मानने वाली है, जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है। और हमने उसके लिए यह कलकत्ता से सिटवे तक, सिटवे से पलेटवा, कलेतवा, जोरीपुरी और वहां पर जाकर मेघालय में हमने एक रोड बनाया। यह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कालादान तो कालादान है ही, मल्टी माने बहुउद्देशीय हो गया, मॉडल माने रूपरेखा हो गई, ट्रांजिट माने निकासी हो गई, ट्रांसपोर्ट माने परिवहन हो गया, प्रोजेक्ट माने कार्यक्रम हो गया। तो इसको देखें तो यहां से हुगली से यानी कोलकाता से ये प्रोजेक्ट चला और यहां पर ये बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में यहां पे मैंने लिखा है कि 540 किलोमीटर का रास्ता लेकर इसको म्यांमार में हमने सिटवे तक लेके आए। म्यांमार भी अराजकता से घिरा हुआ क्षेत्र है। म्यांमार में आंग सान सू की, जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनका तख्ता पलट सैन्य सरकार ने किया। हमें किसी भी देश की आंतरिक राजनीति में
हम नहीं बोलते हैं, हम हर एक से संबंध जो तत्कालिक होता है उससे संबंध बना के रखते हैं। यह हमारी नीति है। इसी का परिणाम है कि हमने तालिबानियों अफगानिस्तान से भी अपने संबंध मधुर रखे हैं और वहां पे भी पाकिस्तान ने बड़े आग डालने की एक ही वो हम ब्रदरहुड कर करके उनको बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वो बरगलाने में नहीं आए और उन्होंने आज आप देख ही रहे होंगे पाकिस्तान में उनको ही घुस घुस कर मारने का काम कर रहे हैं टीटीपी। खैर, एज यू रीप एज यू कट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो पाकिस्तान का तो उद्धार कभी होने ही नहीं है, उसके ऊपर बोलने से भी कोई फायदा नहीं। तो हमने ये बंगाल की खाड़ी में कि हमने 540 किलोमीटर का प्रोजेक्ट लगाया है जिसका नाम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट दिया। ये सिटवे बंदरगाह भारत सरकार ने स्वयं अपने पैसों से डेवलप किया है। ये यहां पर जब हम आए तो म्यांमार में जो हिमालय उतर रहा है उसको अराकान कहा जाता है, अराकान पर्वत श्रेणी। और अराकान पर्वत श्रेणी जब ये उतरी तो इस पीरियड में यहां पर आपका रोहिंग्या मुसलमानों का मामला है और अराकान सेना भी है। अराकान सेना और रोहिंग्या मुसलमानों में 36 का आंकड़ा है। अराकान सेना को चाइना अराजकता फैलाने के लिए पैसे देता है। चाइना के हथियार यहां पर मिलते हैं। हमारे अराकान आर्मी से कैसे भी संबंध हो, हमने पहले ही कह दिया, हमें किसी की आंतरिक राजनीति में, भारत की विदेश नीति है, भारत नाम को फॉलो करने वाला है, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में की नींव रखने वाला भारत ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। तो हमें किसी से मतलब नहीं। तो उन्होंने यहां पर अपना सिटवे तक अपना प्रोजेक्ट किया। सिटवे से ये कालादान नदी चली है और कालादान नदी के इस नदी के नाम पर ही फिर यहां से नदी बन गई है और नदी के नाम पर ही इसको हमने कालादान रिवर प्रोजेक्ट का, मतलब कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रखा है इसका नाम। कालादान से ये पलेतवा तक गया, पलेतवा से कलेतवा तक गया और फिर भारत की सीमा यहां पर लग गई जोरीपुई, और उसके बाद में ये सीमा होते हुए मेघालय तक यानी आइजवाल तक सड़क रास्ता इसमें हमने दिया। अब इसके यहां पर 3 चीजें हैं। एक तो समुद्र है, एक आपकी रिवर है, एक आपका रोड है। तो मल्टी मॉडल इस नाम पे भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा बात, इसके उद्देश्य जो हमारे छिपा हुआ मंतव्य है, वो मंतव्य यह है कि हमने इसको नाम तो दे दिया ये मल्टी मॉडल, तो मल्टी सोच भी हमारी कि अगर ईश्वर न करे कि वहां पर बदनीयत चाइना की अगर निगाह गड़बड़ हुई चिकन नेक पे, तो हमारे पास में पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क साधने का एक अच्छा रास्ता हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अगर बदनीयत हो गई तो हम अपने पूर्वोत्तर राज्यों में घुसकर वहां पर चाइना को पीटेंगे, और नहीं हुई तो हमारे पास में 2 है। यहां से जो कार्गो जाएगा, एक कार्गो में 10 मतलब 30-40 बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनका माल भरा होता है, तो वो लोड भी यहाँ पर जो चिकन नेक है उस पर सिलीगुड़ी पे वो लोड भी कम हो जाएगा, एंगेज होना कम हो जाएगा सिलीगुड़ी का रास्ता। दूसरा हमारा छिपा हुआ उद्देश्य ये था कि हम इसके माध्यम से कंबोडिया, सिंगापुर
तक का व्यापार भी संभाल लेंगे और वहां पर हम रोड डाल के ले जाएंगे। हमने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा भी हो, वो केवल देश का प्रधानमंत्री और देश के बारे में वो सोच रहे हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पामलावती वेंकट नरसिंह राव यानी पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक नीति दी थी जिसका नाम था लुक एट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। यानी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में हमारे संबंधों को मधुर बनाओ की नीति में हमने कार्य किया। हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने इस नीति को नाम दिया एक्ट ईस्ट। देखें ही नहीं, हम उस ईस्ट की तरफ कार्य भी करें, यानी व्यापार और कोऑर्डिनेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकी कार्यक्रम इत्यादि को बढ़ावा दें। अब उस पर पहल करते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं और भविष्य में सुना ये आता है कि हमें इधर की साइड के जितने भी सिंगापुर, मलेशिया वगैरह के जो देश है, कंबोडिया वगैरह, यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की वीजा की जरूरत नहीं होगी। हम आसानी से जाएंगे और आसानी से अपने व्यापार करके अपने घर को वापस आएंगे। जैसे आपका अमेरिका की साइड में देखें तो अमेरिका की साइड में आपको दिख जाएगा कि आपका कनाडा के साथ में जो व्यापार होता है, तो लोग सुबह बैठते हैं गाड़ी में, कनाडा पहुंचते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से लौट कर अपने घर पे आ जाते हैं। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक जगत में भी बहुत तरक्की की। हर एक देश मुरीद है भारत का। भारत ने अभी जो मैं आपको बताऊंगा कल या परसों की वीडियो, कल तो खैर अवकाश रहेगा, यानी मंडे को मैं आपको बताऊंगा स्पाडॉक, जो कि 30 अगस्त को लॉन्च कर रही है भारत सरकार का इसरो। तो उसके बारे में बताएंगे। तो भारत आजकल बहुत महान कार्य कर रहा है। ईश्वर ने चाहा हमारा ये स्पाडॉक अगर सफल हो जाता है तो आप ये समझिए कि विश्व के एलीट 3 देशों के बाद चौथा देश हमारा होगा जो इतिहास रचेगा। उन 3 देशों में सबसे पहले रशिया ने किया है, फिर उसके बाद में अमेरिका, फिर तीसरा चाइना और चौथा भारत होगा। तो इस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति हमारी तरक्की में हमारे साथ में सहसंबंधों को स्थापित करना चाहता है। तो ईस्ट की साइड में हमारे सहसंबंध स्थापित होंगे। एक भारत, अखंड भारत की तरफ बढ़ने जा रहा है। हमारा मामले जब ईस्ट की तरफ सही हो जाएंगे तो मामले हमारे उधर भी सही हो रहे हैं। अमेरिका में आज गर्मजोशी के साथ और भारत की सब बात मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पे चल पड़ा है, जिसको रोक पाना अब किसी भी आपका जिन्ना लैंड वाले का काम नहीं, आपका वुहान वायरस का काम नहीं। कोई भी देश भारत को अब नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब हम ठान लेते हैं तो कहा जाता है कि सारी कायनात आपकी सफलता के पीछे आपका हाथ बटाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चल देती है। ये था आपका कालाजान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग मुझे दें।
कल अवकाश के बाद परसों मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।